An anxious Japan starts the world's biggest nuclear plant. क्या जो जापान है वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट खोलेगा? आइए जानते हैं आगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो काशीबाजी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करने की तैयारी में है, जो कि 2011 की फुकुशिमा आपदा के बाद बंद था। ऐसा माना जाता है कि 2000 में एक जापान की फुकुशिमा आपदा हो गया था वहाँ पे, तो उसी के कारण ये काशीबाजाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो पावर प्लांट है वो कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। लेकिन जापान ने उसको फिर से खोलने का एक बड़ा कदम उठाया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जाता है। लेकिन स्थानीय लोग उसकी काशीबाजी की सुरक्षा को लेके कुछ चिंतित है। उनका मानना ये है कि क्या उस पावर प्लांट के खुलने से फिर ऐसा कोई आपदा हो सकता है या नहीं। तो मुख्य बातें हम जानते हैं कि सबसे पहले संयंत्र काशीबाजी की करीबा जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी टेपको चलाती है, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि सन 2011 में भूकंप आ गया था और भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आ गई थी, जिसके बाद जो फुकुशिमा एक इलाका है, उसी आपदा के कारण जापान के सभी जो परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए थे, क्योंकि बहुत ही आपदा हो गया था जिसमें भारी नुकसान हुआ था जापान को। इसी नुकसान को और आर्थिक जो हानि के कारण उसने ये बंद कर दिया था। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम क्या है कि निगाटा प्रांत की विधानसभा जो है वो 2 रिएक्टरों को फिर से शुरू करने के लिए गवर्नर की मंजूरी को समर्थन दिया है, जिससे स्थानीय सहमति भी मिल गई है। अब जापान को फिर से अपने दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट खोलने की मंजूरी भी मिल गई है। इसी के बाद अगर हम आगे देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सरकार का पक्ष क्या है, सरकार का रुख जो है वो ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर लौट रहा है और 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य भी है। जनता की चिंता ये है कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी रहने वाले हैं, उन्होंने सुरक्षा को लेकर संभावित आने वाले सुरक्षा को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं, जिसके कारण प्रदर्शन भी हुए हैं काफ़ी क्षेत्रों में। लेकिन ऊर्जा और आवश्यकता और आर्थिक लाभ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि 2011 में हुए आर्थिक संकट ने जापान की हालत बिगाड़ दिए थे। अगला कदम क्या होगा सरकार का? फिर से शुरू होने के बाद जापान में 14 रिएक्टर पहले ही फिर से चालू हो चुके हैं और अब यह एक बड़ा कदम है। जापान में जो ऊर्जा संयंत्र के 14 रिएक्टर हैं वो फिर से चालू हो चुके हैं और ये भी बड़ा कदम है जो कि शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो जापान दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीबाजी की करीबा को हादसे में 15 साल बाद फिर से शुरू करने की तैयारी में है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया 2011 में भूकंप और सुनामी के कारण ये बंद हो गया था। इसी को आगे देखते हुए जो टोक्यो लगभग 220 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, फुकुशिमा टाइची संयंत्र में भूकंप के बाद यह हादसा चेरनोबिल के बाद सबसे बड़ी परमाणु आपदा थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आपदा परमाणु भी यही थी, जो कि 2011 में जापान में स्थित काशीबाजाकी करीबा में हुई थी। इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो इसकी वजह है कि टोक्यो पर टिपको, जैसे कि हमने आपको बताया, वो चलाती है। तो ये जो पावर प्लांट खोलने की सहमति जापान को दी गई है, उससे क्या लाभ है? लाभ है कार्बन उत्सर्जन जो क्षमता है उसमें कमी होगी, जो जापान के डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों जैसे नेट जीरो को प्राप्त करने में मदद करेगा। उसी के साथ बिजली की लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता ज़्यादा होगी, कम होगी और बिजली सस्ती हो सकती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, क्योंकि प्लांट के संचालन में कम से कम कई व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो उन बेरोजगार को रोजगार प्राप्त हो सकेगा, आर्थिक लाभ हो सकेगी,
जापान की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने और एआई डेटा से सेंटर्स जैसी बढ़ती मांगों को पूरा करने में भी यह सहायक होगा। तो ये कुछ लाभ है जो जापान को मिल सकते हैं। कुछ हानि और चिंताएं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ लाभ तो कुछ हानि भी हो सकती है। सुरक्षा जोखिम है जो कि वहाँ के रहने वाले निजी व्यक्तियों ने बताया है। रेडियोधर्मी कचरा होगा, क्योंकि जो परमाणु कचरे और रेडियोधर्मी सामग्री हैं उनके निपटान की समस्या भी अभी मौजूद है। हालांकि जापान ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। इसी के बारे में अगर हम बात करें तो सुरक्षा सार्वजनिक विरोध चल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा माना जाता है कि वो अभी सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि फिर से कोई आपदा घट सके, कोई जोखिम हो व्यक्तियों को, इसीलिए उन्होंने विरोध जताया है। संचालन कंपनी पर अविश्वास है। साथ ही जो फुकुशिमा चलाने वाली टेप्को कंपनी है उस पर लोगों का भरोसा भी कम है, खासकर सुरक्षा मानकों को लेकर। ऐसा माना जाता है कि ये जो कंपनी चला रही है वो सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, जिससे कि लोगों को उस पर बहुत ही कम विश्वास है, और इसी के लिए सार्वजनिक विरोध और कहीं कहीं पर प्रदर्शन भी हुए हैं। अब हम बता दें कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कैसे काम करता है। तो यूरेनियम परमाणु न्यूट्रॉन के द्वारा छिन्न परगैंठ करके जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसी को पानी को गर्म करने और भाप उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है। इसके बाद भाप का उपयोग जो टरबाइन होता है उसको चलाने में किया जाता है, जो कि बिजली उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा को बिजली विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ऐसे ही ये कार्य करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के नुकसान क्या हैं, जैसे ही हमने आपको बताया कि पानी की इसमें अधिक खपत होगी, क्योंकि पानी से ही बिजली उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु दुर्घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। रेडियोधर्मी भी अपशिष्ट उत्पन्न होगा, जिससे कचरे इकट्ठा होंगे और उसको निपटान के लिए अभी तक कोई ऐसा क्या बोलते हैं कि सोचे नहीं हैं जापान वाले। तो गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं ये सब, जिससे कि नुकसान भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो विश्व स्तर पर इसका क्या असर होगा। विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा पर पुनर्विचार। जापान का यह कदम अन्य देशों को भी सुरक्षा और डिकार्बनाइजेशन के लिए परमाणु ऊर्जा की ओर लौटने को प्रेरित कर सकता है। दूसरा है ऊर्जा नीति पर बहस। यह कदम जो परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा बनाम ऊर्जा की ज़रूरत की वैश्विक बहस को तेज करेगा। खासकर जो जर्मनी और ताइवान जैसे देश हैं ये ऊर्जा को संचालित करने के लिए कुछ बहस आपस में कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी ऊर्जा की ही बहुत आवश्यकता होगी भविष्य में, आने वाले भविष्य में। आयातित ईंधन पर दबाव। यदि जापान परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ता है तो यह वैश्विक एलएनजी और कोयला बाजारों पर कुछ हद तक दबाव कम कर सकता है, क्योंकि पानी की खपत इसमें ज़्यादा है और पानी से ही बिजली उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो कोयला है और एलएनजी जो कि कह लीजिए जीवाश्म ईंधन है, इसकी खपत बहुत कम होगी, तो इस पे भी कुछ हो सकता है। हालांकि इन सब से जो निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि ये जापान जो पावर प्लांट खोल रहा है उससे उसकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो बहुत बड़ा कदम है, लेकिन जो फुकुशिमा पे हुए जो आपदा हुआ था उसको यादों के कारण एक संवेदनशील और विवादास्पद निर्णय अभी भी बना हुआ है वहाँ के निजी जो व्यक्ति हैं रहने वाले उनके द्वारा। तो ये जिसके दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो हो सकता है कि जापान अभी जो वहाँ के व्यक्ति हैं निजी लोग रहने वाले उनको भी कुछ हद तक सुरक्षा करने का वादा करे। तो ऐसा हो सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी एक हद तक पावर प्लांट खोलने की अनुमति दे दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।